to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the last derivation of this lesson number 4. Lesson number 4 is capacitor and capacitance. इसमें एक डेरिवेशन ऐसा है जो कि आपकी बुक में तो नहीं है बट वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कहते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व। ये आपकी बुक में नहीं है, नई बुक में मिलेगा। देखिए जैसे ये कोई कैपेसिटर है, इसकी प्लेट का क्षेत्रफल A है और इसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। आप जानते हैं कैपेसिटर के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, प्लेटों पर आवेश होता है, ये सब कुछ जानते हैं। आप नहीं जानते हैं फिर भी जानते हैं, ठीक। अब ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या है? घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब ऊर्जा घनत्व कहोगे तो ऊर्जा घनत्व होगा ऊर्जा बटे आयतन। अब आयतन किसका? इस संधारित्र का आयतन, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाह रहे संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व, यदि इसको हम U से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल u से, तो ये हो जाएगा ऊर्जा बटे संधारित्र का आयतन। संधारित्र का आयतन कैसे निकलेगा? संधारित्र जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, एक इसको एज्यूम करें कि एक कैपेसिटर, इसमें प्लेट्स हैं कि नहीं है? तो इस प्रकार की प्लेट हैं। ये एक प्लेट हो गई, एक प्लेट कोई गायब कर दिया, कैलकुलेटर कौन ले गया? चलिए एक प्लेट ये हो गई, दूसरी ऐसा प्लेट है, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही सामने वाली प्लेट का क्षेत्रफल होगा। तो ये क्षेत्रफल हो गया, इसके बीच की दूरी d है। अगर क्षेत्रफल को d से गुणा कर, क्षेत्रफल में क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये d क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई क्या निकल आएगा? आयतन निकल आएगा। जैसे कैपेसिटर है, मान लीजिए बैटरी है, इसमें दो प्लेट्स है ऐसे और उसके बीच की दूरी है, तो अगर क्षेत्रफल को d से गुणा करते हैं तो क्या बनेगा? संधारित्र का आयतन। ये कहीं पर आगे भी यूज करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल में। तो देखिए भैया ने कहा है कि ऊर्जा बटे संधारित्र का आयतन, ऊर्जा U कैपिटल U, और संधारित्र का आयतन को आप कैसे लिख सकते हैं? A इंटू डी। अगर उसके जो है प्लेट का क्षेत्रफल को d से गुणा कर दें तो स्मॉल u इक्वल टू U। अब U ऊर्जा है, तीन फार्मूला आप पढ़ रहे हो, उसमें से हम यूज कर रहे हैं हाफ सी बी स्क्वायर, ये जानते हैं ना? हाफ सी बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप जानते हैं ऊर्जा का। U इक्वल टू आप लिख लेंगे क्योंकि U इक्वल टू होता है हाफ सी बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और फार्मूला आप जानते हैं, B इक्वल टू AD, ये फार्मूला भी पीछे पढ़ चुके हैं, B इक्वल टू AD। तो B की जगह AD रख देंगे और C की जगह आप पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो B का मान हम यहाँ रख देंगे, C का मान यहाँ पर रख देंगे हाफ। पहले C का मान रखने जा रहे हैं एप्सिलॉन A अपॉन D, ठीक। अब B का मान रखेंगे, B का मान क्या है? ये AD, तो स्क्वायर करके रखोगे तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर D स्क्वायर। और अभी हमने इस ये वाला AD नहीं लिखा है, क्या समझ पाए? बहुत ही इजी है और बहुत आता है। हमने यहाँ AD लिखा U के अपॉन पे, U का मान लिखा हाफ सी बी स्क्वायर। अब C का मान ये रख देंगे, B का मान ये रख देंगे, बस डेरिवेशन हो गया। देखो A से A कट गया, यहाँ D और D स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी D स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। स्मॉल u बराबर क्या आ गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। बस ये छोटा सा डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। समझ पाए कुछ? लैंग्वेज लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। आज आपका नया लेसन शुरू करेंगे इसी वीडियो में। लेसन नंबर 5 है, लेसन का नाम है वैद्युत चालन। वैसे वैद्युत चालन में पहले आपको सेल वगैरह सब पढ़ाया जाता था, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है न्यू सिलेबस में। तो उसके बाद पहली हेडलाइन है आपकी वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपसे पहले नहीं पढ़ा, आपने जो चार्ज पढ़ा है। मान लीजिए ये कोई सर्किट है। अच्छा, सर्किट और तार में क्या अंतर होता है कोई बताएगा? परिपथ और तार में क्या अंतर होता है? परिपथ होता है जो कि क्लोज होता है, उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है। परिपथ मतलब जो क्लोज सर्किट हो उसको हम परिपथ कहेंगे, और अगर उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट बंद नहीं है, तो उसको हम केवल तार कहेंगे। दोनों में ये इतना अंतर होता है। तो ये एक परिपथ है, इसमें मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट जुड़ी, ये आपका तार है, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से यहाँ पर I धारा भेज रहा है, ये सेल I धारा भेज रहा है T समय में, ये। तो जैसे इसका कोई एक पॉइंट नेगेटिव आवेश प्रवाहित हो रहा है T समय में, तो इसका कोई पॉइंट ये A मान ले अगर हम, और ये आवेश डायरेक्शन गलत हो गई, चलेगा माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि आवेश के रूप में कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन।
सर्किट में केवल इलेक्ट्रॉन चल सकता है, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन चलता है, ना कि कोई धनावेश प्रोटॉन या अल्फा कण चल सकता है। सर्किट में तार, यहाँ पर तो सर्किट है, तार है, परिपथ है, उसमें केवल कौन चल सकता है? इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं ऋण आवेश, धनावेश कभी नहीं चल सकता है। धनावेश आगे चलाएंगे तब देखा जाएगा कहाँ पर हम चलाएंगे, इक्वेशन है, चलेगा नहीं, वो भी हटेगा अपने स्थान से। तो हम यहाँ पर कहते क्या है, वैद्युत धारा के सूत्र से ही परिभाषा निकल आती, I इक्वल टू होता है Q/T। यदि हम T बराबर 1 कर दें तो I इक्वल टू क्या आ जाता है? Q। तो हम कहेंगे परिपथ के किसी भी बिंदु से एकांक सेकंड में गुजरने वाले आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश जा रहा है, आवेश ऐसे लगातार मूव कर रहा है, तो यहाँ से किसी भी एक बिंदु से 1 सेकंड में जितना आवेश चला जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। तो कह सकते हैं परिपथ के किसी भी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, जब एकांक समय कहते हैं तो उसको हम समय दर भी बोल देते हैं साइंस की भाषा में। तो हम ये भी कह सकते हैं किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की समय दर को, आवेश के प्रवाह की समय दर, जब हम T से भाग करें तो वहां पर आप समय दर कह सकते हैं। जैसे त्वरण की परिभाषा क्या देते थे? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, क्योंकि वेग बटे समय होता था। तो वैसे यहाँ कहेंगे आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन आपकी हो जाती है। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए लॉजिकली है क्या कि अगर 1 सेकेंड में यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आवेश कितना प्रवाहित हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर कितना प्रवाहित हो गया ना? तो इसका मतलब करंट भी इतनी ही एम्पियर हो गई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए तो इसका 2 गुना आवेश चला गया, तो इसका मतलब करंट भी इतने ही एम्पियर प्रवाहित हो गई। तो 1 सेकंड में जितना आवेश यहाँ से गुजर जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा, कहा जाएगा हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है तो धारा कितनी बह रही होगी? आप यहीं से निकाल पाओगे। हाइड्रोजन परमाणु में कितना, हाइड्रोजन का परमाणु कितना होता है? तो इसके नाभिक में एक ही इलेक्ट्रॉन, कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है, 4 राउंड लगाता है। तो फिर आपसे पूछा जाए इस क्लास में, इस कक्षा में जो क्लास बता रहे हैं इसको, वो ऑर्बिट है, उसमें कितनी जो है वैद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो आपको करना क्या, देख लेना है 4 राउंड में 4 बार इलेक्ट्रॉन कहीं से गुजरा होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का 4 गुना कर दीजिए तो आवेश निकल आएगा ना कि कितना प्रवाहित हुआ। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 को, 6.4 × 10⁻19 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी और इतना ही आवेश प्रवाहित होगा। तो आपको डेफिनेशन के लिए रटी नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझा होना चाहिए। कहीं भी आपको धारा निकालनी हो तो देख लीजिए यहाँ से कितना आवेश गुजर गया है 1 सेकंड में, ठीक है, उसी से प्रवाहित धारा और सर्किट की निकाल आएगी। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, वो तो सरल से रटने वाली बात है उसमें। अब देखिए इसका यूनिट 1 तो आप जानते हैं, स्कूल से पढ़ते चले आए क्या? एम्पियर। लेकिन यहाँ से अगर सूत्र से निकाले तो क्या आएगा? कूलम प्रति सेकंड आ जाएगा। एक ये मात्रक हो गया, और इसी को आप एसआई पद्धति में क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। तो इसका 2 मात्रक है, कूलम पर सेकंड या एम्पियर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी विमा अगर निकालते हैं तो क्यू की क्या होती है? क्यू की होती है AT। वैसे इसकी डायरेक्ट A होती है, आपको क्या निकालने की जरूरत नहीं। एम्पियर क्या, ये मूल मात्रक है ना, आप मूल मात्रक साथ पढ़े, उसमें भी वैद्युत धारा पढ़ा है, इसकी विमा क्या होती है? A होती है। सब कुछ यहाँ पर इसके बारे में आप जान चुके हैं, मिटा दें ये सब। अब आप ये जाने आवेश किधर प्रवाहित होगा? माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर। क्यों? क्योंकि परिपथ में केवल और केवल कौन चलता है? ऋण आवेश। और जब ऋण आवेश चलेगा तो सदैव माइनस से किधर अट्रैक्ट होगा? प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो मेक नोट में क्या लिख सकते हैं कि किसी भी परिपथ में जो आवेश चलता है, ऋण आवेश चलता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस। यहाँ कहें सीधे कैथोड से एनोड की ओर। और अगर सेल के अंदर की बात हम करें, सेल के अंदर ये सेल हो गया, बैटरी हो गई, ये मान लीजिए बैटरी डीसी हम ले रहे हैं प्लस माइनस, एनोड कहते हैं पॉजिटिव को, कैथोड कहते हैं इसको। ये आपका बाह्य सर्किट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन आपका चलेगा माइनस से प्लस की ओर और परिपथ के बाहर। लेकिन जब अंदर बात करेंगे, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा प्लस से माइनस की ओर। समझ रहे हैं ये दोनों चीजें कि इलेक्ट्रॉन परिपथ में बाहर चलता है, आवेश बाहर चलता है माइनस से प्लस की ओर, और सेल के अंदर चलता है प्लस से माइनस की ओर। और करंट इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन आप यहां पर बनाएं। करंट जो होता है वो ऋण आवेश के विपरीत दिशा में चलता है। देखो करंट चलता है प्लस से माइनस की ओर, ये
ये वैद्युत धारा की दिशा बाहर क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस की ओर। अभी न्यूमेरिकल हल करेंगे तो कहेगा एक धनावेश दौड़ता हुआ पश्चिम की ओर जा रहा है, या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ पश्चिम की ओर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर पश्चिम की ओर जा रहा है तो वैद्युत धारा किस दिशा में बहेगी, उसके उल्टा धारा बहेगी पूर्व की ओर। तो अर्थात जिधर ऋण आवेश चलेगा धारा उसकी किधर जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो इलेक्ट्रॉन चल रहा था माइनस से प्लस की ओर और करंट किधर जा रहा था, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन अगर परिपथ में धनावेश चलने लगे, चलता ही नहीं कभी, अगर चलने लगे धनावेश दौड़ने लगे तो धनावेश जिधर चलेगा वैद्युत धारा की दिशा उधर ही होगी। अगर हम कहें धनावेश उत्तर दिशा में जा रहा है, एक प्रोटॉन दौड़ता हुआ उत्तर दिशा में जा रहा है, तो फिर करंट किधर चलेगा, करंट भी उत्तर ही दिशा में चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें कहा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन उत्तर दिशा में जा रहा है, वैद्युत धारा किधर बहेगी, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। और अगर कोई धनावेश दौड़ रहा है, धनावेश परिपथ में नहीं चल सकता, वो बाहर ही कहीं ना कहीं चलेगा, तो उसके उसी दिशा में धारा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। और दिशा है, दिशा तो है इसकी, कहते हैं प्लस से माइनस की ओर, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है। इसका भी कारण जुनून है, वो भी लिखवाएंगे, पहले नोट्स लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडलाइन है आपकी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है। वैसे एम्पियर की डेफिनेशन ये जो है यहाँ से, ये आपकी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। आपको जो एम्पियर की करेक्ट डेफिनेशन बताई जाएगी, अभी आगे पढ़ोगे, जो तीसरा अभी एक लेसन और समाप्त होगा, छठा 7वें लेसन में आप पढ़ोगे, वहां पर करंट की करेक्ट डेफिनेशन आएगी, वही सदैव आपको लिखना है। यहाँ पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, इसके माध्यम से मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब आवेश 1 कूलाम प्रवाहित हो 1 सेकंड में, अगर किसी परिपथ में 1 सेकंड में कितना 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो यहाँ से जो वैद्युत धारा आ जाएगी वो क्या होगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है। तो अगर कहें 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड, यही तो मतलब हुआ। 1 एम्पियर क्या है, अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड, यही तो इसका मतलब हुआ। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक बार आया है कि 1 एम्पियर में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि 1 एम्पियर में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो देखिए 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा। अब अगर आवेश 1 कूलाम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये कैसे निकलेगा। अगर Q बराबर दिया है 1 कूलाम और आपसे कहें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे, N बराबर Q/E पर रखा कीजिए ना। तो इसमें कहता है कि 1 एम्पियर में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। या क्वेश्चन होगा किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रवाहित हो रहे हैं। तो यहीं से आप निकालेंगे 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। तो अब 1 कूलाम प्रवाहित हो रहा आवेश, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 बटे, यहाँ पर 1 रखोगे और यहाँ पर क्या रखोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब हो जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, अर्थात 1 एम्पियर बराबर, अब ये कूलाम प्रति सेकेंड नहीं, और कूलाम को हमने किसमें बदल दिया, इलेक्ट्रॉन में, कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लिया, यहाँ पर अब मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आता है 6.25 इंटू 10 पर, नीचे ये है ना 19, ऊपर जाकर के ये 19 होती है। फिर हम जब डेसिमल एक अंक इधर खिसकाते हैं तो ये बचती है यहाँ पर 80, इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित होंगे, 1 सेकंड को कहे तो इतने, 2 सेकंड में कहे इसका 2 गुना कर दीजिए, 3 सेकंड में कहे 3 गुना कर दीजिए। अब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं प्रति सेकंड, या कहे कि 2 एम्पियर में, अगर कहे 2 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो केवल यहाँ पर 2 से गुणा होगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जिस प्रकार से हो वैसे आप आंसर यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ से नोट कर लीजिए थोड़ा सा इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे वैद्युत धारा सदिश है या अदिश। वैद्युत धारा के बारे में लोग कहते हैं कि इसकी जब डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से निगेटिव, जब इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसको सदिश होना चाहिए, क्योंकि सदिश की परिभाषा क्या होती है, परिमाण के साथ उसमें दिशा भी हो। ठीक है, बट ये सदिश नहीं है। सदिश की केवल यही कंडीशन नहीं होती है कि केवल उसमें बस दिशा होनी चाहिए,
सदिश की कंडीशन के साथ साथ सदिश की कुछ प्रमेय होती हैं। सदिश में एक साइन रूल अप्लाई होता है, एक लॉमीज थ्योरम होती है, तो एक सदिशों का त्रिभुज नियम होता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा सदिशों का त्रिभुज नियम, एक पढ़ा है सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। ऐसे पहले मैथ में हुआ करती थी लॉमीज थ्योरम, लॉमी की प्रमेय। तो ये सब सदिशों के नियमों को प्रूव करते हैं। अगर ये जो भौतिक जो वैद्युत धारा है ये इन तीनों में से कोई एक नियम का पालन कर जाए तो हम इसको सदिश में रख सकते हैं, जबकि ये वैद्युत धारा एक भी नियम का पालन नहीं करती। अगर पूछा जाए क्यों अदिश है, इसकी दिशा तो होती प्लस से माइनस, तो आपका आंसर यही होगा कि यह सदिश के किसी भी नियम का पालन नहीं करती है। एक उदाहरण मैं भी समझा रहा हूँ, लॉमीज थ्योरम भी समझा दे रहा हूँ कि क्यों पालन नहीं करती है। जैसे एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, ये करंट इधर से जा रहा है। ये मान लीजिए हो गया 2 एम्पियर, ये यहाँ पर हो गया 3 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर हो जाएगा। चलिए इसको हम कर रहे हैं 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 एम्पियर हो जाएगा। अब ये तो तार है, ये सब तार है ना, चाहे जिधर को मोड़ दो, चाहे इनको ऐसे जितने अंश पर मोड़ दो, तो चलो इनको मैंने 90 डिग्री पर कर दिया, समझने के लिए 90 डिग्री पर कर दिया। अब लॉमीज थ्योरम यहाँ पर क्या कहती है, सदिशों का नियम क्या कहता है कि अगर दो सदिश, हम मान ले कि आई क्या है सदिश है, हम मान ले आई सदिश है, तो अगर ये सदिश हैं तो सदिशों का नियम होता है कि अगर दो सदिश 90 डिग्री पर यहाँ पर कार्यरत हैं तो इनका जो परिणामी होगा 90 डिग्री पर अगर दो सदिश होते हैं तो उनका परिणामी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अभी वहां भी बता के आए जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे। जब 90 डिग्री पर दो सदिश होते हैं तो उनका परिणामी निकलता है √a² प्लस b², ठीक है। आप पढ़ के आए r √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। cos = 90, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो बचेगा √a² प्लस b²। तो इनका दोनों को जो परिणामी है वो इसके बराबर होना चाहिए। यह सदिशों का नियम कहता है कि यदि ये सदिश हैं और इन दो तारों के बीच में मैंने कोण कितना कर दिया 90 डिग्री कर दिया, ठीक। तो अब ये जिनके बीच 90 डिग्री कोण है इनका परिणामी इसके इक्वल होना चाहिए, सदिशों का नियम कहता है, या इसको लॉमीज थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या ये इसकी इक्वल आएगा, कभी नहीं आएगा। 16 9 7, ये कितना हो रहा है 25 7 5, क्या है बराबर 7 नहीं है। तो यही हम प्रूव करके दिखा देंगे कि ये जो वैद्युत धारा है सदिश के किसी नियम का पालन नहीं करती। अभी किरचॉफ का नियम पढ़ोगे अगले लेसन में, तो उसमें है कि किसी संधि पर आने वाली वैद्युत धाराओं का योगफल वहां से जाने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ से 4 एम्पियर आई, यहाँ से 3 एम्पियर आई, तो इसमें 7 ही एम्पियर तो जाएगी। इन तारों को हम चाहे जितने अंश पर कर दें, क्या धारा बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना। तारों को हम पास कर दें, चाहे 90 डिग्री पर कर दें, तो हम 90 डिग्री पर रख करके एक फार्मूला अप्लाई किया सदिश वाला, उसका पालन यहाँ पर नहीं हुआ, बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब है वैद्युत धारा की दिशा तो प्लस से माइनस होती है, लेकिन ये सदिश नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यही होना चाहिए कि इसकी दिशा तो प्लस से माइनस होती है, किंतु यह सदिशों के किसी भी नियम का पालन नहीं करती। जैसे सदिशों का त्रिभुज नियम, सदिशों के लिए लॉमी की प्रमेय किसी भी नियम का पालन नहीं करती, अतः यह क्या है? अदिश राशि होती है, ठीक है। इसके बारे में कुछ आपको लिखना है, एक नोट लिख लीजिए। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉन हाई स्कूल में भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। जैसे कि आप ये बताइए कौन सी धातु सबसे ज्यादा यूज करते हो चालक के रूप में? एल्युमिनियम। 4 बताएं सबसे अच्छे चालक होते हैं। जो लोहा है वो तो बहुत नीचे है, तीसरे स्थान पर कौन आता है? एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम यूज करते हो। तो चलिए इसी का उदाहरण ले रहे हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। परमाणु क्रमांक कितना होता है? शायद 27 होता है, 26 नहीं होता है, 27 होता है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन 13 होंगे ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था जो होती है, आप नाभिक में क्या होंगे? 13 प्रोटॉन हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन सभी कहाँ होंगे? ऑर्बिट्स में होंगे। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और दूसरे में कितने होते हैं? 8 होते हैं। बचे कितने? 3 बचे ना, तो लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स जिनको आप साधारणतः आप केमिस्ट्री में क्या कहते हो? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हो। तो केमिस्ट्री में इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, हम यहाँ पर फिजिक्स की भाषा में इन्हें को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब ये मान लीजिए एल्युमिनियम की इतनी बड़ी छड़ ले लिया, तो उसमें इस प्रकार के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये जो है इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से पदार्थ बनता है, परमाणु पदार्थ में अंतर समझ रहे हैं? कई परमाणु मिल जाते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं।
जब ये पदार्थ बनता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सामान्य टेम्परेचर पर, जिसको हम कहते हैं उष्मीय विक्षोभ, सामान्य टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर ये अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं और इसी पदार्थ में भ्रमण करते रहते हैं। इनकी अनियमित गति होती है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, कोई ऐसे जा रहा, उल्टी सीधी गति होती रहती है पदार्थ के अंदर। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे ही अच्छा इलेक्ट्रॉन है, इसमें मूव भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, तो फिर पड़े हुए तार में विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती? उसको टच करो तो करंट लगेगा? नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं होती, कोई बताएगा? इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो विद्युत धारा इसके कारण अपोजिट दिशा में इधर बह रही है, फिर कोई इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत में जा रहा है। अगर इनकी डायरेक्शन फिक्स हो जाए तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो जैसे इसको आप सेल से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एकदम से झटका लगता है, चलने लगते हैं माइनस से प्लस की ओर, और जब इलेक्ट्रॉनों की एक फिक्स डायरेक्शन हो जाती है तो विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है। तो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो इस सेल में इलेक्ट्रॉन है ये उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है ये नहीं कि किसी धातु में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसमें ज्यादा करंट प्रवाहित होगा, ऐसा नहीं है। हमारी समझ से परमाणु क्रमांक तो कॉपर का और उसका सोना चांदी का ज्यादा होता होगा। एल्युमिनियम के अपेक्षा सोना चांदी का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है ना। इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें शायद किसी में एक होता है, किसी में दो होता है। आप मेनली पावर सारणी में देखिएगा, किसी की एक संयोजकता होती है, किसी की दो होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो बाहरी सेल के होंगे ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो इस पर डिपेंड करती है, उसकी संयोजकता पर डिपेंड करती है। लास्ट सेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, उसके पहले सेल में कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं है। समझ पाए फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है? जिनको आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हो, लास्ट सेल वाले। परमाणु क्रमांक चाहे जितना हाई हो चाहे जितना कम हो, समझ रहे हैं? तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कैसे करेंगे, समझिए कि किसी भी परमाणु की जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब परमाणु से पदार्थ का निर्माण होता है तो पदार्थ में सामान्य ताप पर या उष्मीय विक्षोभ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं और पदार्थ में अनियमित गति करते रहते हैं। इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्तरदायी होते हैं। इतना आपको लिखना है। देखिए आपकी नेक्स्ट हेडलाइन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल। देखिए हाँ, दूसरे नंबर पे तांबा है, वो होने दीजिए, सीरियल आपको पहले हम लिखवा चुके हैं, ठीक है। वो कहीं पर हो लेकिन एल्युमिनियम तीसरे पर ही है, ठीक है। तो हम एल्युमिनियम से कंपेयर उनकी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एल्युमिनियम किसी से भी अगर हम कंपेयर करें, चलिए फिलहाल इसको समझिए क्या है, बहुत ही इजी है समझना। बस ये समझ लीजिए ये कोई पदार्थ है, एल्युमिनियम ले लिया, सोना चांदी कुछ भी ले लिया, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चाहे कोई वायर ही ले लीजिए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इनकी जो गति है वो अनियमित है, ये सदा गतिमान रहते हैं और ये परस्पर एक दूसरे से कोलैप्स करते हैं, टकराते रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो इस बीच में इसने स्मॉल डी दूरी तय किया, ठीक, इससे टकराया इसने, ये d1 है, d2 दूरी तय किया, ठीक। फिर ये चलते ऐसे चलते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, d3 दूरी तय किया, ठीक। फिर दूरियां टकराते समय अलग अलग तो हो सकती हैं, लेकिन इन दूरियों में अंतर जो होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। अंतर जो होगा माइक्रोन एंगस्ट्रॉम से भी कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं पदार्थ में, परमाणु का साइज ही कितना बड़ा होता है, 10⁻⁻10 कोटि का शायद होता है, ठीक। तो ये प्रोसेस उसी के अंदर हो रही है। दूरी जो होगी d1 d2 d3 अर्थात दो टक्करों के बीच की दूरी, ये दूरी बहुत ही क्या होगी, सूक्ष्म होगी। तो इनके बीच का अंतर जो होता है d1 d2 d3 का अंतर बहुत ही कम होता है। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन n बार टकराया किसी से, तो सभी को हम जोड़ लें d1 d2 d3 डॉट 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 dn, और सबको हम n से भाग कर दे जितनी बार वो टकराया, तो ये औसत पथ निकल आता है कि फिर प्रत्येक टक्कर में औसतन ये कितनी दूरी तय कर रहा है। अगर ये 100 बार टकराया तो 100 बार यहाँ से गया, एक टक्कर हुई, एक दूरी निकाल लिया। ऐसे 100 बार टकराया तो सभी दूरियां अलग अलग हम निकाल लें और उनको जोड़कर हम 100 से भाग कर दें तो औसत निकल आएगा। औसत निकल आएगा कि औसतन एक टक्कर के बीच की दूरी कितनी है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन एक टक्कर में जो औसतन दूरी तय करता है, इसी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। माध्य क्या होता है, औसत, जिसको हम समांतर माध्य कहते थे, उसी को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, औसत। तो
अब परिभाषा क्या होगी माध्य मुक्त पद की कि किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन क्रमागत नहीं, किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन एक टक्कर में जितनी औसतन दूरी तय करता है, इसको हम कहते हैं माध्य मुक्त पद। और एक टक्कर के बीच का जो औसत समय होता है उसको हम कहते हैं श्रांतिकाल। ठीक है, बस इतना ही।